गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जी सर। स्टार्ट करें? जी सर। जी चलिए। तो आप पहले अपना रोल नंबर बताएं। जी सर, मेरा रोल नंबर 110238। ओके। जी सर। नेहा जी, अभी हाल ही में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है। जी सर। उसके बारे में कुछ खास बातें बताएं मुझे। जी सर। जी। सर, जैसा कि हमने देखा अभी विभिन्न विभिन्न राज्यों में जीआईएस का आयोजन हो रहा है और हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भी इसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पास लगभग 30.66 लाख करोड़ जो रुपए है उनका निवेश अभी प्रस्तावित हुआ है और जल्दी ये हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हमें लगभग 21.66 लाख करोड़ का 6 लाख का जो एम्प्लॉयमेंट है सर, वो जनरेट होने की संभावना बताई गई है। अच्छा, पतंजलि ग्रुप के साथ में भी यानी कि एमपी गवर्नमेंट का एमओयू साइन हुआ है। तो पतंजलि ग्रुप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? उसके लिए कहाँ जमीन दी गई है, लैंड दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा? सर, लैंड का तो मुझे नहीं याद है, सॉरी सर। लेकिन हाँ, उन्होंने आयुर्वेद में फार्मा में इन्वेस्ट करने की बात उन्होंने कही है। ये मऊगंज में किया जाएगा उसके। सॉरी सर। रीवा से अलग होकर के डिस्ट्रिक्ट बनाया है ना, मऊगंज। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, ये जो इन्वेस्टर सबमिट किए जा रहे हैं, इससे क्या यानी कि लाभ होता है? एक तो जी सर। इन्वेस्टमेंट होता है, और उससे और क्या होते हैं? जी सर। जी। सर, जैसे इन्वेस्टमेंट जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, उनसे सबसे पहला बेनिफिट तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो ही रहा है। सर, जो इन्वेस्टमेंट आएंगे तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे निवेशक निवेश करना पसंद करते हैं जहाँ पे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी जो है वो अच्छी अवेलेबल हो सर। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, वाटर फैसिलिटी है। तो नेहा जी, क्या रीजन है कि आपका ग्वालियर चंबल संभाग है, ये जी इन्वेस्टमेंट सर। बहुत ज्यादा यानी कि अछूता रहता है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, क्या रीजन है? जी सर। सर, वैसे तो अभी रीजनल कॉन्क्लेव जो हुई थी वहाँ पे 8,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है ग्वालियर क्षेत्र के लिए भी सर। नहीं, और बेसिक। उसमें भी जी सर। ज्यादातर शिवपुरी के लिए था। ग्वालियर और आपका जो भिंड, मुरैना, ये सब छोड़ दिए गए। जी सर। जी सर। सर, एक थोड़ा इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी देखा जाता है कि जो क्षेत्र है वहाँ पे निवेशक ऐसी जगह मतलब अपने निवेश को प्रस्ताव करते हैं कि वहाँ का जो माहौल है वो सकारात्मक माहौल हो। तो थोड़ा सा जो मैं प्रभाव मैं समझ पाती हूँ कहीं ना कहीं ग्वालियर और भिंड और चंबल क्षेत्र जो है हमारा, उसका माहौल थोड़ा सा सकारात्मक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सर, अभी इन चीजों में निरंतर सुधार है और आने वाले टाइम में हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा सर यहाँ पर। ओके। जी सर। अच्छा, ये मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है? जी सर। सर, मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्लानिंग जो पहली फंक्शन भी माना गया है मैनेजमेंट का, जो प्लानिंग ही हमें ये बताता है कि हमें कोई काम शुरू कैसे करना है और शुरू करने से लेकर उसको खत्म कैसे करना है। उसके बीच का जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस होती है, वो सब हमें प्लानिंग से ही पता करती है। कोई भी कंपनी जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क करने जा रही होती है, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या एम्प्लॉय को हायर करना हो, तो वो पहले प्लानिंग करती है। इससे ना सिर्फ उसकी कॉस्ट बचती है, बल्कि जो भी आने वाले जो चैलेंज होते हैं उनको भी बहुत वो इजीली फेस कर पाती है। इसलिए सर, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये मैनेजमेंट में लीडरशिप का क्या रोल होता है? जी सर। सर, हम प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बहुत सारे फंक्शन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। लेकिन इन सभी फंक्शन को एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए हमें लीडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लीडर ही वो पर्सन होता है जो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, जो आपको बताता है कि किस तरीके से आपको इस काम को परफॉर्म करना है, आपको मोटिवेट करता है। तो लीडरशिप सर मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जी सर। सर, एक अच्छे लीडर में सबसे पहले तो ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट की बात को सुने, उनको भी समझे कि वो क्या ओपिनियन दे रहे हैं,
वो क्या किसी पर्टिकुलर मैटर पे क्या बात बोलना चाह रहे हैं, इस बात को वो सुने, समझे, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक समझ के सुलझाने का प्रयास करें। इसके अलावा सर वो एक दूरदर्शी अप्रोच वाला होना चाहिए कि मैं जिस बिज़नेस में अभी कर रहा हूँ, जिस बिज़नेस में एग्ज़िस्ट हूँ, वहाँ पे आने वाले समय में मेरे क्या-क्या खतरे हो सकते हैं और क्या-क्या मेरे लिए चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो इस बात को उसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा सर धैर्यपूर्वक उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए और समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए सर। ओके। जी सर। डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? सॉरी सर, मैं लैग हुआ क्वेश्चन में समझ नहीं पाई। जी जी, डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जी सर। सर जो अकाउंटिंग की क्रियाएँ हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ सर, अकाउंटिंग की क्रियाएँ हैं, जब उनको परफ़ॉर्म करने के लिए या जो खाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए हम डिजिटल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो हम इसे डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं सर। कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं? जी सर। सर अभी मुझे टैली का याद आ रहा है, टैली यूज़ करते हैं और इसके अलावा सर एक एसपीएसएस है जो स्टैटिकल उसमें यूज़ किया जाता है। अभी मुझे सर 2 ही याद आ रहे हैं। ओके। जी सर। लास्ट क्वेश्चन, कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस बताइए कुछ। जी सर। सर कंपनी एक्ट 2013 में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न थे सरकार के द्वारा लाए गए, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए। सर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें सीएसआर की पॉलिसी को कंपनियों पर मैंडेटरी किया गया कि आपको सीएसआर अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको फुलफिल करना होगा। इसके अलावा सर वुमेन डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें लेके आया गया। इसके अलावा सर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओपीसी, वन पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात भी कंपनी एक्ट 2013 में बोली गई है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे। जी नेहा सर। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है मुझे। हाँ अच्छा, 10th में कितने सब्जेक्ट थे आपके? सर, 6 सब्जेक्ट थे। और टोटल मतलब 6 सब्जेक्ट है तो 600 नंबर होने चाहिए ना, आपने 500 नंबर लिखा है कि 500 क्या होता था? सर संस्कृत और इंग्लिश 50-50 नंबर का होता है। अच्छा, हमारे टाइम में 100-100 के होते थे। जी चलो। सर, हम वो जी सर। हाँ एक हॉबी है वृद्धों से परिचर्चा करना, तो आपको लगता है ये हॉबी है, हॉबी की कैटेगरी में आता भी है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें अच्छा महसूस कराती है वो मैं उसको हॉबी के रूप में देखती हूँ और मुझे उनके साथ बात करना अच्छा लगता है, तो इसलिए सर मैंने उसको चुना। अच्छा, जी तो सर। आपको जो वृद्ध जन मिलते होंगे उन सब किस टॉपिक पे बात करना ज्यादा पसंद करती हैं? जी सर। नहीं बताइए। होता आपकी आवाज नहीं, एक जो बताइए बताइए। जी सर। हाँ। सर अभी मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सर। सर जनरली मेरा जो प्रयास रहता है वो ये जानने का रहता है कि समय और परिस्थितियाँ जिस हिसाब से बदल रही हैं, तो आपके समय पे अगर कोई ऐसी चुनौती जो आपको सामना करना पड़ती थी, तो आप उसे कैसे फेस करते थे? और क्योंकि आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, नई-नई चीज़ें आ गई हैं, तो हम लोग के लिए सॉल्यूशन थोड़ा ईज़ी हो गया है। पर आपके टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो आप किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाता था? ये मेरे अंदर थोड़ी-सी ये क्यूरियोसिटी रहती है, मैं ये जानने का प्रयास करती हूँ उनसे। तो और इसके अलावा सर आप जी जितने सर। भी वृद्धजनों से मिलती हैं सबसे सेम प्रकार का ही आप क्वेश्चन पूछती है, तो सबके आंसर भी नहीं, same होंगे? नहीं सर ऐसा नहीं है। ये एक विषय था जो मैंने बताया, इसके अलावा और भी विषय होते हैं। जैसे अभी इस एज में आके उनकी जो समस्याएँ हैं, कभी-कभी उनके विषय पे भी चर्चा होती है कि वो किन-किन समस्याओं को उनको अभी फेस करना पड़ रहा है, तो इस पे भी चर्चा होती है। और सर सबकी मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कोई वृद्धजन नहीं होगा तो आप तो हॉबी अपनी परस्यू ही नहीं कर पाएंगी। नहीं सर, अभी तो ऐसा नहीं, अभी आस-पास मिल जाते हैं, घर में भी है। ये आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एनबीएफसी क्या होता है ये? जी सर। मोदी जी, सर ये भी हाँ बताइए एनबीएफसी के बारे में बताइए। जी सर। सर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं, जो लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। सिर्फ लोन? और सर ये जी सर? सिर्फ लोन प्रोवाइड करती हैं?
जी सर, लोन प्रोवाइड करती हैं, इसके साथ-साथ सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, ये फिक्स्ड डिपॉज़िट को एक्सेप्ट भी करती हैं। ठीक है सॉरी सर मैं थोड़ा चलिए चलिए ठीक है, आप तो मुझे ये बता दीजिए इन कंपनियों के का एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन सी कंपनीज हैं एनबीएफसी अभी, दो चार के नाम बता दो। जी सर। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं नाम। अच्छा, आपने यूटीआई सुना नहीं है? यूटीआई एक यूटीआई कंपनी होता है, इवन एलआईसी की भी बहुत सारी सब्सिडरी है, इसके अलावा चोलामंडलम और काफी सारी है। चलिए ठीक है। यूनिट डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? डिवेल्युएशन ऑफ, हेलो, करेंसी सर होता है, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी में। ओके सर। हाँ सर, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है जब हमारी करेंसी की प्राइस फॉरेन करेंसी की प्राइस में कम हो जाती है, गिर जाती है, तो हम उसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। और ये जो डिवैल्यूएशन का स्टेप है सामान्यतः सरकार के द्वारा लिया जाता है सर। अच्छा, अभी तक कब कब हुई है डिवेल्युएशन? जी सर। सर अभी तक 3 बार हो चुका है। सर एक 1946 में हुआ था एक। इसके अलावा सर 2 बार और हुआ है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। 3 बार हो चुका है डिवैल्यूएशन। जी सर। कोई बात नहीं, अभी 3 दिन पहले रेपो रेट फिक्स किया गया है आरबीआई द्वारा। क्या है रेपो जी रेट? सर। क्या फिक्स किया गया है रेपो रेट? जी सर। सर रेपो रेट को 0.25 से अभी कट किया गया है, रेट को रिड्यूस किया गया है। और सर रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेती हैं, जिस रेट पर। अगर कम किया इससे क्या हमारी इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा इससे? जी सर। सर इसको रिड्यूस करने की वजह से अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसा उधार ले पाएंगी, और जिसकी वजह से वो हम जैसे कस्टमर जो रहते हैं उनको भी वो पैसा ज़्यादा दे पाएंगी, तो मार्केट में सर ज़्यादा पैसा आएगा, इसकी वजह से, रेपो रेट कम होने की वजह से। जब अभी मोदी जी आए थे मध्य प्रदेश, उन्होंने एक टर्म दिया था T3 बोला था, मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए T3 की जरूरत है। जी सर। तो उनका फुल फॉर्म आपको पता है क्या है? जी सर, मैं प्रयास करती हूँ। सर उन्होंने टेक्सटाइल की बात कही है, टूरिज्म की बात कही है, और सर उन्होंने आईटी की बात कही है। सॉरी तीसरे में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पर टेक्सटाइल और टूरिज्म के लिए तो उन्होंने कहा है सर, पक्का मैं श्योर हूँ। ठीक, थैंक यू मैम सर। नेहा जी। जी सर। ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है? सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? जी सर आ रही है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इसका यूज इकोनॉमी में किया जाता है, क्या होता है स्टैगफ्लेशन? जी सर। सर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सर मुझे लगता है इन्फ्लेशन की स्थिति जब ज़्यादा बढ़ जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन के बाद मुझे लगता है ये वाली जो सिचुएशन है हमें देखने को मिलती है स्टैगफ्लेशन की। सर मैं एग्जैक्टली अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अच्छा, पार्टनरशिप में एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर क्या होते हैं? जी सर। एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी व्यापार उनके द्वारा किया जा रहा है उसमें एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, वो पार्टनर तो हैं सर, लेकिन उनके द्वारा कोई वर्किंग नहीं की जा रही है, पार्टनरशिप में वो कोई वर्किंग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही, इसलिए वो स्लीपिंग पार्टनर माने जाते हैं। शेयर्स को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के बीच में? जी सर। सर अगर उनकी डीड में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और सर अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो फिर डीड अब्सेंट रहती है सर, वहाँ पे इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं शेयर को। अच्छा, बिजनेस आउटसोर्सिंग से आप क्या समझती हैं? जी सर। सर जब बिजनेस के द्वारा अपनी कोर एक्टिविटी को खुद किया जाता है, और जो सबऑर्डिनेट या एंसिलरी एक्टिविटी होती हैं उनको जब वो बाहर किसी कंपनी से करवा लेती है, तो इसको सर आउटसोर्सिंग कहते हैं। अच्छा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, क्या होती है फोरकास्टिंग? जी सर।
सिर्फ फोरकास्टिंग टेक्निक जो रहती है उसके माध्यम से कंपनी के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि हमें इन फ्यूचर में, जैसे अगर वो रॉ मटेरियल के लिए फोरकास्टिंग कर रही है तो उसे इन फ्यूचर में कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, डिमांड की फोरकास्टिंग कर रही है तो कितनी डिमांड हो सकती है। तो सर फोरकास्टिंग प्रिडिक्शन की मतलब तकनीक होती है जिसके माध्यम से कंपनियां प्रयास करती हैं डेटा जो हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, इन्वेंट्री प्लानिंग से आप क्या समझती हैं? जी सर इन्वेंट्री की प्लानिंग जो रहता है उसमें इन्वेंट्री की शॉर्टेज भी ना हो और इन्वेंट्री का एक्सेस भी ना हो जिससे हमें वेयर हाउस में स्टोर करना पड़े और उसकी कॉस्ट आए। तो इन सभी अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए कंपनियों के द्वारा इन्वेंट्री प्लानिंग की जाती है। इसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक भी यूज करती है सर। सर मैं अनुमति हो तो बताऊं? हाँ, बताइए आप। जी सर, इसके लिए सर कंपनियों के द्वारा VED टेक्निक रहती है। इसके अलावा फास्ट मूविंग वाली भी एक टेक्निक FSN टेक्निक बोलते हैं, वो भी यूज की जाती है। ABC टेक्निक होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ABC टेक्निक का यूज भी किया जाता है। और EOQ का भी कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। होता क्या है? सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी होती है जहाँ पे कंपनियों की जो कॉस्ट होगी ना ऑर्डर करने की वो सबसे कम आती है सर। ठीक है, थैंक जी यू सर। हाँ नेहा जी, अभी मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था जी सर। में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर भी आए थे और कुछ लोकल इन्वेस्टर भी आए थे। तो क्या कोई रूल में डिफरेंसेस है क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और लोकल इन्वेस्टर्स के लिए? सॉरी सर, एक बार रिपीट कर देंगे आप? क्या MP में कोई रूल्स में डिफरेंस है क्या फॉरेन इन्वेस्टर के लिए या फिर लोकल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं है इस बारे में कि क्या रूल में डिफरेंशिएशन किया गया है। मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ थोड़ा सा। हाँ बताइए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, बताइए आप। सर मुझे लगता है कि सरकार जो है उसका प्रयास ये रहेगा कि लोकल लोग तो इन्वेस्ट करें ही करें, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर भी अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए और MP गवर्नमेंट के लिए बेटर होगा सर। तो मुझे एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं पता है सर, इसके लिए माफी चाहती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। FDI और FII में क्या अंतर है? जी सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो रहता है सर, मुख्य जो अंतर की बात करें तो इसमें ओनरशिप का अंतर आता है कि अगर कोई कंपनी FDI लगाती है, कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है, अगर FDI के थ्रू वो कर रही है सर, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर और ओनरशिप पर कंट्रोल हासिल करने का प्रयास करती है, उसको मिलता भी है। लेकिन FII जो होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट में शेयर लेते हैं सर। तो MP वो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने के कितने रूट रहते हैं? हाउ मेनी रूट्स? सर 2 रूट रहते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट रहता है, एक अप्रूवल रूट रहता है सर। क्या डिफरेंस रहता है? सर ऑटोमेटिक जो रूट होता है वहाँ पे परमिशन नहीं लेनी होती है गवर्नमेंट की, लेकिन अप्रूवल रूट जो होता है ना वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो कौन कौन से सेक्टर है जिसमें परमिशन लेनी होती है? जी सर, सर बहुत जगह ऐसे कैटेगरी वाइज बनाया गया है। जैसे सर मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी कि अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 20% तक तो हम बिना अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बाहर का कोई भी इन्वेस्टर अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में आना चाह रहा है तो 20% तक तो बिना अप्रूवल के कर देगा इन्वेस्ट। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा वो उसकी होल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फिर उसको गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही सर डिफेंस सेक्टर भी है और भी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी है जहाँ पे अप्रूवल की जरूरत पड़ती है सर। ये ठीक है। अभी गिग वर्कर्स जो रहते हैं उनका बहुत इशू चल रहा है, ये क्या होते हैं गिग वर्कर? जी सर गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जो किसी स्थायी अनुबंध के साथ कार्य नहीं कर रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरर के साथ उनका कोई स्थायी अनुबंध नहीं होता है और ना ही सर इनको कोई पेंशन या सोशल सिक्योरिटी जैसी बेनिफिट मिलते हैं।
लेकिन सर हाल ही में अभी बजट आया है और सरकार के द्वारा उन्हें गिग वर्कर को भी हेल्थ संबंधी जो सुरक्षा है उसको प्रदान करने की बात सरकार के द्वारा आवाज आ रही है? सॉरी सर, वो आवाज ब्रेक हो गई थी। चलिए, मेरा लास्ट प्रश्न है ये, इस बार जो सेंट्रल बजट है उसकी थीम क्या थी? जी सर। सर सेंट्रल बजट की थीम ज्ञान थी। इसमें जी से गरीब को और वाई से युवा को और ए से अन्नदाता किसान को और एन से नारी को डिनोट किया गया सर। ठीक है, थैंक यू नेहा जी। थैंक यू सर। नेहा जी कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा। जी सर। देखिए आपका पर्सनालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये रहती है कि आपका कॉन्फिडेंस ठीक बना रहता है और स्माइलिंग फेस है आपका, ये बहुत अच्छी बात है। और जी सर। आपका ड्रेस भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। यही ड्रेस है शायद फाइनल आपका? सर हाँ, मैं सोच तो रही हूँ। हाँ, बढ़िया, अच्छा है ना। जी सर। और बस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लीजिएगा, है ना। जी सर। और करंट के जो इश्यूज है उनको भी अच्छी तरह से देखते रहिएगा। स्पेशली आपका जो कॉमर्स से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो टॉपिक को अच्छी तरीके से जी देख लीजिएगा, है ना। तो क्या बढ़िया है आपका ओवरऑल। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर अभी कब होंगे नेक्स्ट मॉक? आपको मैं बता देंगे, आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे मैम, है ना। जी सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये फीडबैक आपको अभी सेंड कर दिया जाएगा, है ना। जी सर। सर मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था। जी जी। तो इंटरव्यू में मतलब जनरली मेरे को कन्वर्सेशन के टाइम क्या हुआ? सर कन्वर्सेशन से जब भी कोई कन्वर्सेशन चलती है ना तो मेरे को स्माइल रहती है हमेशा, तो इससे कोई नेगेटिव वो तो नहीं जाएगा ना? नहीं, नेगेटिव क्यों जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो लोगों को खुश कर रहे हैं, रोला थोड़ी रहे आप। हाँ, अगर आप गुस्सा या रोती तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंटरव्यू बोर्ड को भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके। स्माइलिंग फेस तो गॉड गिफ्टेड होता है और आपको यानी कि कॉन्फिडेंट रहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें रह पाती है। यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा तो एकदम से स्माइल भी चली जाएगी, है ना। जी सर। ये तो बहुत अच्छी बात है।